अब बारी है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की। अब जो वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं उस वीडियो को आपने बहुत अच्छे से समझना है, जानना है और फिर उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। काफी सारे क्वेश्चन तो हम यहीं पर डिस्कस कर लेंगे, बाकी के क्वेश्चंस के वीडियो अलग से भी आपको अपलोड किए जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिए, आज जिस दिन आप अपना पेपर देके आ रहे हैं, प्रीवियस पेपर, उस दिन के लिए आपको जो चैप्टर बताए थे उन्हें कम से कम वीडियो से देख के एक बार रिफ्रेश कर लीजिए और उन चैप्टर्स को तैयार कर लीजिए। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के अंदर आपके पास थ्योरेटिकल पोर्शन है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कुछ नहीं है, और इनके बस बार बार आपको रिवाइज करना है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही यहाँ पर बहुत हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन हो, एनसीईआरटी की बहुत अच्छे से तैयारी करने की जरूरत होगी। तो आपको जिन क्वेश्चंस के जवाब देने हैं, डेफिनेशन देनी है, एंटीपायरेटिक्स, नार्कोटिक एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक, सल्फर ड्रग, साइकोथेरेपेटिक ड्रग किसे कहते हैं, ट्रैंक्विलाइजर किसे कहते हैं, और कैन एंटीसेप्टिक एक्ट एज डिसइंफेक्टेंट, व्हाट आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, व्हाट इज द यूज ऑफ बिक्यूनॉल, क्लोरोजाइलिनॉल, टर्पिनॉल, I2H2 alcohol. This is important question. This is important question. This is important question. कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। What are the antidepressant? What are broad spectrum antibiotic? What are antihistamine? What are antacid? क्या एंटीहिस्टामिन और एंटासिड एक दूसरे के फंक्शन को इंटरफेयर करते हैं या नहीं करते? ये क्वेश्चन भी अलग से जरूर लिख लेना। क्या ये दोनों एक दूसरे के फंक्शन को इंटरफेयर करते हैं या नहीं करते? एंटीऑक्सीडेंट किसे कहते हैं? डिटर्जेंट कितने तरह का होता है और उसकी क्या टाइप्स होती हैं? तो इस वीडियो के बाद इन क्वेश्चंस के आंसर पे आपने वर्क करना है, इन क्वेश्चंस के आंसर आपने ढूंढने हैं। अब देखिए इस वीडियो को। तो बच्चों, आज आप सीखेंगे कि किस तरह से हम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार कर सकते हैं। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का मतलब है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द यूज ऑफ केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में केमिस्ट्री का जो भी इस्तेमाल होता है, जो भी यूज होता है, उसे हम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के अंदर पढ़ते हैं। यहां आपको सबसे पहले मेडिसिन्स और ड्रग्स के बारे में जानना होगा। मेडिसिन्स जो हमारी सफरिंग को खत्म करती हैं, हमारे पेन को खत्म करती हैं, उन्हें मेडिसिन कहा जाता है। सो दीज आर द केमिकल्स यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग आवर सफरिंग एंड पेन, उन्हें मेडिसिन कहते हैं। और ड्रग्स के बारे में ये कहा जाता है कि ये भी केमिकल हैं जिनका इस्तेमाल ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, लेकिन ये हैबिट फॉर्मिंग। सो ड्रग होते हैं हैबिट फॉर्मिंग, एडिक्शन कॉजिंग, और मेडिसिन हैबिट फॉर्मिंग नहीं होते। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेडिसिन एंड ड्रग? सो रिमेंबर, ड्रग हैबिट फॉर्मिंग है, एडिक्शन कॉजिंग है, लेकिन मेडिसिन के अंदर हैबिट फॉर्मिंग नहीं होगी। केमिकल्स की हेल्प से अगर हम किसी बीमारी का इलाज करते हैं तो उसे कीमोथेरेपी कहा जाता है। कीमोथेरेपी का मतलब ट्रीटमेंट विद द हेल्प ऑफ केमिकल। चाहे आप किसी भी तरह की मेडिसिन ले रहे हैं, होम्योपैथी है, आयुर्वेदिक है, किसी भी तरह की है, अगर वहां पर केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है तो उसे हम कीमोथेरेपी के नाम से पहचानेंगे। अगली चीज आएगी क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिसिन। क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिसिन में आपने डिफरेंट कैटेगरीज को पढ़ना है। सबसे पहले आप पढ़ेंगे एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक का मतलब है ऐसी दवाइयां जो बुखार के दौरान बॉडी टेम्परेचर को कम करती हैं। रिमेंबर, जो बॉडी टेम्परेचर को कम करती हैं, ये नहीं लिखना, दीज आर दोज केमिकल विच रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर ड्यूरिंग द फीवर। बुखार के दौरान बॉडी टेम्परेचर को कम करती हैं, उन्हें एंटीपायरेटिक मेडिसिन कहा जाता है। और इसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन कौन सी है? पैरासिटामोल, जिसका ब्रांड नेम क्रोसिन या पैरासिटामोल इस नाम से जानते हैं। अब इस चैप्टर में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं। आपने पैरासिटामोल के स्ट्रक्चर को लर्न करना है। ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, आपको याद होना चाहिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये है हमारी पहली मेडिसिन जिन्हें एंटीपायरेटिक मेडिसिन के नाम से पहचाना गया। दूसरी मेडिसिन है जिन्हें एनाल्जेसिक के नाम से जाना जाता है। एनाल्जेसिक का मीनिंग हुआ पेन किलर। ये ऐसे केमिकल हैं जो हमारे पेन को रिड्यूस करते हैं। चोट के दौरान कोई पेन लगा, सर्जरी के दौरान पेन हो रहा है, पोस्ट ऑपरेटिव पेन्स हैं, तो ऐसे केमिकल जो हमारे पेन्स को रिड्यूस करते हैं उन्हें एनाल्जेसिक मेडिसिन के नाम से पहचाना जाता है। अब डेली लाइफ में आप कौन कौन सी यूज करते हैं? जनरली आइब्रूफिन का इस्तेमाल किया जाता है,
निमुसिलाइड का इस्तेमाल किया जाता है, एस्पिरिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसा कोई भी केमिकल जो हमारे पेन को रिड्यूस करेगा। ये दो तरह के हैं, एक है नॉन नार्कोटिक्स, एक है नार्कोटिक्स। नार्कोटिक्स का मतलब ऐसे पेन किलर जो स्लीप इंड्यूसिंग होते हैं, स्लीप कॉजिंग होते हैं, अनकॉन्शियसनेस लाने वाले होते हैं। ऐसे केमिकल जिनको खाने के बाद एक नींद जैसी चीज, नींद आ जाए, एक बेहोशी सी आ जाए, उन्हें नार्कोटिक्स कहा जाता है। हेरोइन, मारिजुआना, अफीम एटसेट्रा और भी कई तरह के केमिकल्स जो यहां पे इस्तेमाल किए जाते हैं। नॉन नार्कोटिक्स ऐसे पेन किलर जिनको खाने के बाद दर्द तो कम होता है लेकिन नींद नहीं आती, स्लीप इंड्यूसिंग नहीं होती, उन्हें नॉन नार्कोटिक्स कहा जाता है। निमुसिलाइड, आइब्रोफिन वगैरह ये सभी इसी कैटेगरी के अंदर रखे जाते हैं। देखिए, पेन किलर का इस्तेमाल तभी करें जब आपको ज्यादा से ज्यादा ऐसा लगे कि भाई अब ब्रीदेबल नहीं होता। मैक्सिमम केस में जरा सा सिर दर्द होता है, बच्चों को जरा सा हेडेक होता है और वो एस्पिरिन डिस्प्रिन का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जबकि मैक्सिमम केस में होता ये है कि आज के जमाने में आईज मसल्स वीक होने की वजह से हेडेक होता है, लेकिन टेम्परेरी रिलीफ के लिए एस्पिरिन और डिस्प्रिन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि गलत है। ये हैबिट फॉर्मिंग है। एस्पिरिन के बारे में कुछ और बातें आपको अपने एग्जामिनेशन के लिए याद रखनी है। एस्पिरिन एक ऐसी मेडिसिन जो हमारे पेन को रिड्यूस करती है, पेन किलर के तौर पे कहलाई जाती है। लेकिन एस्पिरिन की वहीं पर एक और इसका नेगेटिव पॉइंट है, ये हमारे ब्लड को डाइल्यूट करती है। तो अगर क्वेश्चन आया कि हमें एस्पिरिन का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए, तो आपका जवाब होगा इट डाइल्यूट्स आवर ब्लड, इसीलिए इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब दूसरी तरफ जहां इसका ये नेगेटिव पॉइंट है, वहां एक इसका पॉजिटिव पॉइंट भी है। वो है हार्ट पेशेंट्स के केस में बाय चांस किसी को हार्ट अटैक आ गया, मेडिकल हेल्प नहीं पहुंच पाई, ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? आप उस इंसान को 2 एस्पिरिन की टेबलेट दे दें। इससे क्या रहेगा, हार्ट के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं होगा और उस इंसान की जान बचाई जा सकती है जब तक मेडिकल हेल्प ना आ जाए। तो इस तरह से ये आपसे पूछ सकते हैं कि एस्पिरिन का हार्ट पेशेंट्स के लिए क्या रोल है, या इसे SOS ड्रग के तौर पे, मेडिसिन के तौर पे क्यों यूज किया जाता है। तो यही जवाब देंगे जो अभी हमने बताया। एस्पिरिन से रिलेटेड तीसरा क्वेश्चन कि एस्पिरिन को कभी भी खाली पेट नहीं खाना चाहिए। वैसे तो किसी भी केमिकल, किसी भी मेडिसिन को खाली पेट नहीं खाना चाहिए। एस्पिरिन को खास तौर पे खाली पेट नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये स्टमक वॉल के साथ रिएक्ट करती है और अल्सर प्रोड्यूस करती है, स्टमक में अल्सर कॉज करती है। देखिए, ध्यान रखें, बीमारी है तो दवाइयां हैं, दवाइयां हैं बीमारी है। बीमारी हो तभी मेडिसिन लें, जरा बहुत पेन में, जरा बहुत बुखार में अवॉइड करें। अगर आप ज्यादा मेडिसिन लेंगे तो बीमारियां अपने आप आती चली जाएगी। बीमारी है तो दवाइयां हैं, दवाइयां हैं तो बीमारी है। इस बात को ध्यान रखना। आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन, कैंसर पेशेंट्स में पेन किलर के तौर पे कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है? कैंसर पेशेंट्स के लिए पेन किलर के तौर पे किस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, ये क्वेश्चन आपने करना है। पोस्ट ऑपरेटिव पेन्स के लिए किस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है। और स्केलेटन पेन के लिए किस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए, आपने इनका जवाब ढूंढने की कोशिश करनी है। पोस्ट ऑपरेटिव पेन के लिए, कैंसर पेशेंट्स के लिए और स्केलेटन पेन के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, ये आपने ध्यान से जानने की कोशिश करनी है। इसके बाद अगली मेडिसिन आती हैं, इन्हें ट्रैंक्विलाइजर्स कहा जाता है। ट्रैंक्विलाइजर्स मेडिसिन के बारे में अगर हम कहें तो आजकल इनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को दूर करने के लिए इन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे समाज में अगर हम देखें, आजकल बहुत सारे लोग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का शिकार हैं। एक सर्वे के अनुसार 80% के अराउंड लोगों को साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। लेकिन हमारे समाज की एक धारणा है कि अगर आप किसी से कहें कि भाई आप साइकोलॉजिस्ट को दिखाओ, तो इंसान उस बात का बुरा मानता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। साइकोलॉजिकली अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, जैसे बच्चों को अंदर होता है एग्जाम में जाने से पहले का डर होता है, कई लोगों को बाहर जाने से डर लगता है, किसी इंसान को गलत गलत ख्वाब आते हैं, गलत गलत बातें आती हैं, ऐसा इंसान के लिए जिंदगी काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे केस में उन्हें ट्रैंक्विलाइजर्स का इस्तेमाल किया उसको दिया जाता है। एल्ब्रेक्स, इक्वेनिल वगैरह ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो आपने ट्रैंक्विलाइजर के
3-4 एग्जाम्पल याद कर लेने हैं, ये एग्जाम्पल आने चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछते हैं साइकोथेरेपेटिक वैल्यू, साइकोथेरेपेटिक वैल्यू में कौन सी मेडिसिन है, तो वहां ट्रैंक्विलाइजर्स के बारे में आपको बताना होगा। इसके बाद हमारे अगले केमिकल हैं एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक वो चीजें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती हैं और हमारी बॉडी के लिए सेफ होती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती हैं, हमारी बॉडी के लिए सेफ होती हैं, डेटॉल, सेविनॉल एक्सेट्रा। लेकिन डिसइंफेक्टेंट ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, हमारी बॉडी के लिए सेफ नहीं होते। जैसे फिनाइल का पोछा लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? क्योंकि घर में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको खत्म किया जाए, बीमारी ना हो। लाइजॉल का इस्तेमाल किया जाता है, उसका भी यही कारण है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारते हैं लेकिन हमारी बॉडी के लिए सेफ नहीं है। एंटीसेप्टिक हमारी बॉडी के लिए सेफ है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट? तो जवाब है दिस इज सेफ ऑन बॉडी टिश्यू, दिस इज नॉट। कॉमन लाइफ में भी आप देख लीजिए, आपको चोट लगती है, आप अपने घर जाते हैं, आपकी मम्मा से कहते हैं कि भाई मुझे चोट लगी, तो क्या आप कभी देखा है कि मम्मा कहती है कि बेटा वहां पर देखो बाल्टी में फिनाइल लगा पड़ा है, उसको लगा लो? नहीं, वो जानती हैं क्योंकि वो बॉडी के लिए सेफ नहीं है। रिमेंबर, तो डिसइंफेक्टेंट बॉडी के लिए सेफ नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्या सेम केमिकल एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट की तरह काम कर सकता है? तो आपका जवाब होगा यस। इन लो कंसंट्रेशन एंटीसेप्टिक की तरह एक्ट कर सकता है और हाई कंसंट्रेशन में डिसइंफेक्टेंट की तरह एक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल 0.2% फिनॉल की अगर हम बात करें तो ये एंटीसेप्टिक है, लेकिन 1% फिनॉल की अगर हम बात करेंगे तो ये डिसइंफेक्टेंट की तरह बिहेव करता है, एक्ट करता है। नाउ क्वेश्चन, आपको बताना है सोप में कौन सा एंटीसेप्टिक इस्तेमाल किया जाता है। सोप में कौन सा एंटीसेप्टिक इस्तेमाल किया जाता है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको बताना है आइस के लिए कौन सा एंटीसेप्टिक यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, टिंचर ऑफ आयोडीन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, डेटॉल के कंपोनेंट क्या है। तो यहां तक मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया कि हमारे पास कौन कौन से केमिकल्स हैं। आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में रिमेनिंग केमिकल्स की बात की जाएगी, लेकिन शॉर्ट नोट्स साथ साथ बनाना है। बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं बुक में, लेकिन जिनसे कभी क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया उनके बारे में हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है जरूर करना है। जो बताया था, अब उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगली कैटेगरी है जो हमें यहां पर स्टडी करनी है, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक इनका मतलब ऐसे केमिकल which are produced by one organism and is used to kill other organism। यानी ये जर्मिनेट कहीं से होते हैं और इसका इस्तेमाल किसी और को मारने के लिए किया जाता है, किसी और तरह के माइक्रोब्स को मारने के लिए किया जाता है। इन्हें एंटीबायोटिक कहा जाता है। हमारी बॉडी में इंफेक्शन फैलाने का काम बैक्टीरिया का होता है। बैक्टीरिया 2 तरह का, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। अब एंटीबायोटिक उन बैक्टीरिया की ग्रोथ को चेक करते हैं, उन्हें किल करते हैं और हमारी बॉडी को डिजीज से बचाते हैं। इन्हें एंटीबायोटिक कहा जाता है। पेनिसिलिन नोटेटम प्लांट से आपको शायद याद हो, पेनिसिलिन मिला था, पहला एंटीबायोटिक उसे कहा जाता है। उसके अलावा एमॉक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन वगैरह कई तरह के एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। जनरली सीजनल डिजीज, जिन्हें आप वायरल के नाम से भी जानते हैं, उनके ट्रीटमेंट में भी एंटीबायोटिक ही ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा दिया जाता है। अब एक एंटीबायोटिक कितनी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, इसे स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक के नाम से पहचाना जाता है। द टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल्ड बाय एनी एंटीबायोटिक इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक। नाउ स्पेक्ट्रम 3 तरह का है। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, इसका मीनिंग हुआ अगर एक एंटीबायोटिक सिर्फ एक ही तरह के बैक्टीरिया को किल करता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का मीनिंग हुआ कि ये वो एंटीबायोटिक है जो या तो ग्राम पॉजिटिव को किल करेगा या ग्राम नेगेटिव को किल करेगा, और इसका एग्जाम्पल आपको लर्न करना है पेनिसिलिन। और लास्ट कैटेगरी आती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, जिसका मतलब ये है कि कोई एंटीबायोटिक जो
पॉजिटिव यानी ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव हर तरह के बैक्टीरिया को किल करता है, उसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहा जाता है। एमॉक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन इसके एग्जाम्पल हैं। तो अब आपने अपने एग्जाम्स के लिए एग्जाम्पल ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक याद रखने हैं। एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन और पेनिसिलिन किस तरह का एंटीबायोटिक है, ये एक लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के तौर पे कहलाया जाएगा, ये यहां पे याद करना है। तो एंटीबायोटिक में ये चीज हुई जो आपको याद करनी चाहिए थी। एंटीहिस्टामिन का मतलब है एंटी एलर्जिक, ऐसी मेडिसिन जो एलर्जी को दूर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं उन्हें एंटीहिस्टामिन या एंटी एलर्जिक कहा जाता है। एलेरिड का इस्तेमाल किया जाता है। एलेरिड सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला एक एंटीहिस्टामिन, एंटी एलर्जिक कहा जाता है। एलर्जी का मीनिंग होता है हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ आवर बॉडी टुवर्ड्स एनी सब्सटेंस। हमारी बॉडी की हाइपर सेंसिटिविटी किसी भी चीज के लिए। बहुत सारे लोगों को पर्टिकुलर फैब्रिक से एलर्जी होती है। अगर वो फैब्रिक पहन लिया तो सारी बॉडी में दाने पड़ जाएंगे, एकदम से इरिटेशन हो जाएगी, परेशान हो जाएंगे। कुछ बच्चों को डिफरेंट टाइप के फूड से एलर्जी होती है। कुछ बच्चे तो मिल्क नहीं पी सकते, उन्हें बादाम का लिक्विड दिया जाता है, बादाम को पीस के जो व्हाइट दूध जैसी चीज निकलती है वो उनको दी जाती है। तो एलर्जी किसी से भी, कहीं भी, किसी भी टाइप की हो सकती है। सीजनल में जैसे फरवरी और अक्टूबर का मंथ हो गया, पॉलन ग्रेन्स बहुत ज्यादा हैं, कईयों को उनसे एलर्जी होती है। कई बार कहीं धूल मिट्टी उड़ रही है, एकदम से खांसी आनी शुरू हो जाएगी, जुकाम, छींक आनी शुरू हो जाएंगी, वो भी एक तरह से एलर्जी का ही सिम्टम्स हैं। तो एंटीहिस्टामिन का मतलब हुआ कि ऐसे मेडिसिन जो एलर्जी को दूर करती हैं उन्हें एंटीहिस्टामिन कहा जाता है। हमारी बॉडी में एलर्जी कॉजिंग एलिमेंट यानी वी कैन से, जैसे ही आप एलर्जी से एक्सपोज होते हैं, हिस्टामिन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है और वो हमारी बॉडी में स्टमक में जाके HCl सिक्रीट करवाता है और HCl सिक्रीशन की वजह से तरह तरह की प्रॉब्लम हमारी बॉडी को झेलनी पड़ती है। अब एंटीहिस्टामिन क्या करता है, सपोज ये हमारी बॉडी है, हिस्टामिन है, एंटीहिस्टामिन यहां पर बाइंड हो जाएगा और हिस्टामिन के इंटरेक्शन को रोकेगा। जब हिस्टामिन इंटरेक्ट ही नहीं करेगा तो HCl का सिक्रीशन भी नहीं होगा और इस तरह से वहां पर एलर्जी से बचाव हो जाएगा और वहां पेशेंट को एलर्जी से बचाया जा सकता है। इस तरह से एंटीहिस्टामिन, सिमेटिडीन, रिमेटिडीन वगैरह या एलेरिड, ऐसी कुछ मेडिसिन आपने लर्न कर लेनी है। हर एक के कम से कम 2-2, 3-3 एग्जाम्पल याद होने चाहिए। अगली कैटेगरी है एंटासिड। एंटासिड एसिडिटी को दूर करने के लिए, जैसे आप जानते हैं कई बार बाहर का खाना खा लिया, लगातार शादी पार्टियों में जा रहे हैं वहां का खाना खा लिया, लगातार होटल्स का खाना खा लिया, तो आपको एक अनइजीनेस महसूस होती है, एसिडिटी होती है, खट्टी डकारें आती हैं और ऐसी चीज जो उस एसिडिटी को खत्म करती है उसे एंटासिड कहा जाता है। कॉमन एंटासिड कौन से हैं शायद सभी जानते होंगे, इनो, पुदीन हरा, जिंटेक एटसेट्रा, ये कॉमनली इस्तेमाल होने वाले एंटासिड कहलाए जाते हैं। पुराने एंटासिड्स में सोडियम बाइकार्बोनेट वगैरह यानी खाने वाले सोडे का इस्तेमाल करते थे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता था, वो हमारी बॉडी में जाता था, HCl जो कि एसिडिटी कॉज करता है उसको न्यूट्रलाइज करता था और इस तरह से एसिडिटी को क्योर करता था। लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह के साथ एक प्रॉब्लम थी कि अगर आपने इसका ज्यादा इस्तेमाल ले लिया, ज्यादा अमाउंट ले लिया तो HCl तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, लेकिन जो एडिशनल बेस हमारे स्टमक में बचेगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए स्टमक और एसिड रिलीज करेगा और एसिड रिलीज होने की वजह से एसिडिटी कम नहीं होगी, एसिडिटी वहां पर बढ़ेगी, इंक्रीज होगी और ज्यादा होगी। इसीलिए इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता। आजकल के समय में रेनिटिडीन, सिमेटिडीन वगैरह ये ऐसी मेडिसिन हैं जो एंटासिड का भी काम करती हैं और कभी कभी एंटीहिस्टामिन की तरह भी काम करती हैं। एंटीहिस्टामिन हिस्टामिन के एक्शन को रोकता है, एंटासिड एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। दोनों का फंक्शन अलग अलग है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, क्या एंटीहिस्टामिन और एंटासिड एक दूसरे के फंक्शन को इंटरफेयर नहीं करते? तो आपका जवाब होगा नहीं करते, क्योंकि दोनों अलग अलग रिसेप्टर पे वर्क करते हैं, दोनों का फंक्शन, कार्य क्षेत्र अलग अलग है, इसीलिए ये एक दूसरे के कार्य में इंटरफेयर नहीं करते।
तो यहाँ इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनमें से क्वेश्चन कुछ ना कुछ आते रहे। एंटीऑक्सीडेंट, केमिस्ट्री इन फूड, एंटीऑक्सीडेंट। अब आप जानते हैं कि खाना बन गया, अब जनरली घरों में क्या है, खाना बना के आप कुछ देर बाहर रख दें, ऑक्सीजन की वजह से उसका ऑक्सीडेशन होता है और खाना खराब हो जाता है, इसे कहते हैं खाना खराब करना, वी कैन से। नाउ अंडरस्टैंड, बड़े बड़े होटल्स हैं, बड़े बड़े ढाबे हैं। अगर हम अपने ही इलाके की बात करें, हमारे यहाँ इधर मुरथल में बहुत सारे ढाबे हैं, बहुत सारे ढाबे और फेमस ढाबे हैं, जिनके ऊपर बहुत सारे डिस्कवरी वगैरह पे भी बहुत डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं। अब सोच के देखिए जरा कि अगर आप इन ढाबों पे जाते हैं और इन ढाबों पे इतना सारे लोग आते हैं, क्या एकदम से इतने सारे लोगों का खाना बनाया जा सकता है? या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रॉ मटेरियल, कुछ ना कुछ तो फूड पहले से पका के रखना पड़ेगा, और अगर फूड पहले से पका के रखना पड़ेगा तो उसे खराब होने से भी बचना पड़ेगा। घरों में तो आप सुबह चीज बनाओ शाम तक खराब हो जाती है, लेकिन होटलों में, ढाबों में ये चीज खराब नहीं होती, क्योंकि फूड के अंदर कुछ इस तरह के केमिकल मिलाए जाते हैं जो फूड के ऊपर एक लेयर बना देते हैं, ऑक्सीजन के इंटरेक्शन को रोकते हैं। ऑक्सीजन का इंटरेक्शन नहीं होगा तो फूड वहां पे खराब नहीं होगा, और ऐसे सब्सटेंसेस को एंटा एसिड के नाम से पहचाना जाता है। तो एंटा एसिड क्या हुआ? एक ऐसा सब्सटेंस जो फूड के ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है, फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होने देता, फूड को खराब होने से बचाता है, उसे हम एंटीऑक्सीडेंट के नाम से पहचानते हैं। करेक्ट कर लेंगे, एंटीऑक्सीडेंट के नाम से उसको जाना जाता है। इन्हें हम सैक्रिफिशियल मटेरियल भी कहते हैं, क्योंकि ये फूड के ऊपर एक लेयर बनाते हैं, अपना बलिदान करते हैं और फूड को बचाते हैं। इन्हें सैक्रिफिशियल मटेरियल के नाम से भी पहचाना जाता है। यहां पर आपने दो एग्जाम्पल BHA, BHT याद रखना है। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिलीन एंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन, ये दो नाम याद रखने हैं। इस तरह से ये तो हुए एंटीऑक्सीडेंट। फिर बारी आती है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट की। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट का मतलब जनरली हम शुगर के तौर पे कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिन लोगों को डायबिटीज है, डायबिटीज होने की वजह से बॉडी में शुगर का मेटाबॉलिज्म होगा नहीं और वो मीठा खाने से हमेशा वंचित रहते हैं, उनको मीठा जनरली नहीं मिलता। और आजकल एक और फिनोमेना चल पड़ा है, हेल्थ कॉन्शियसनेस, जिम जाना है, जिम जाना है, जिम डेली जाना है, और जिम में जाते ही पहली चीज जो जिम इंस्ट्रक्टर कहता है कि मीठा छोड़ दो। अरे दुनिया में वैसे ही लोग इतना कड़वा बोलते हैं, आप मीठा खाना और छुड़वा देंगे तो भाई कैसे बात बनेगी? तो वहां गड़बड़ हो जाएगी। तो कुछ आप जैसे लोगों ने या कुछ साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि मीठा तो जिंदगी से गायब नहीं होना चाहिए, और उन्होंने ऐसे सब्सटेंसेस को बनाए जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है लेकिन टेस्ट जिनका स्वीटर है, उन्हें आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट कहा जाता है। टीवी में आप ऐड देखो, आपको बताएंगे शुगर फ्री वगैरह एटसेट्रा, इनको खाएं और तुरंत पतले हो जाएं। बट वी कैन अंडरस्टैंड, वहां कहने का मतलब है कि आप कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहे हैं, आपकी बॉडी में कैलोरी नहीं बढ़ेगी। तो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट क्यों इस्तेमाल करते हैं? नंबर 1, डायबिटिक्स के लिए जिनकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म नहीं होता शुगर का। नंबर 2, कैलोरी को रिड्यूस करने के लिए वहां पर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट का इस्तेमाल किया जाएगा, इसका यूज किया जाएगा। सबसे पहले हम सैक्रीन का इस्तेमाल करते थे, शुगर से 550 गुना ज्यादा मीठा होता है सैक्रीन, उसका इस्तेमाल किया जाता था। उसके अलावा एस्पार्टेम का यूज करते थे। एस्पार्टेम के साथ एक प्रॉब्लम, सिर्फ कोल्ड फूड के साथ इस्तेमाल होगा, हॉट के साथ नहीं होगा, और एस्पार्टेम के ज्यादा इस्तेमाल से लिवर डैमेज भी होता था। इसीलिए एस्पार्टेम के खिलाफ एक मुहिम भी चली कि एस्पार्टेम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सुक्रालोज का इस्तेमाल करते हैं, चाहे ठंडा फूड हो, गर्म फूड हो, वहां सुक्रालोज का इस्तेमाल किया जाता है। जो नाम बता रहा हूं उन सभी नाम को लिखना, उनको रटना, वो आपको याद होने चाहिए ना। अब बारी आती है लास्ट टॉपिक, सोप एंड डिटर्जेंट। सोप का मतलब सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उन्हें सोप कहा जाता है। सोप हम जानते हैं सॉफ्ट वाटर में काम करता है। कई तरह के सोप हैं, शेविंग सोप है, बाथिंग सोप है, टॉयलेट सोप वगैरह जो भी कहलाए जाते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर कार्बोक्सिलिक एसिड इन्हें कहा जाता है। दूसरे आते हैं डिटर्जेंट। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड्स को हम डिटर्जेंट्स के नाम से जानते हैं। डिटर्जेंट्स हार्ड वाटर में भी काम करते हैं, सॉफ्ट वाटर में भी काम करते हैं, लेकिन बायोडिग्रेडेबल होने में थोड़ी सी इनमें प्रॉब्लम आती है। डिटर्जेंट 3 तरह के हैं,
एक केटायनिक, जहां केटायनिक पार्ट बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास इस तरह से कोई सब्सटेंस है जहां पर हमारा जो बड़ा पार्ट है वो केटायनिक है, केटायनिक डिटर्जेंट कहलाया जाएगा। और एक ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जहां बड़ा पार्ट एनायनिक है, जहां बड़ा पार्ट एनायनिक है, फॉर एग्जाम्पल SO3Na, बिगर पार्ट एनायनिक है, एनायनिक कहा जाएगा। और कई डिटर्जेंट ऐसे होते हैं जहां आयनिक पार्ट होता ही नहीं है और वहां कोवेलेंट पार्ट होने की वजह से उन्हें नॉन आयनिक डिटर्जेंट कहा जाएगा। तो इस तरह से बच्चों केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के अंदर किताब में बहुत चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एग्जाम्स में आने वाली चीजें जो इन 2 वीडियो लेक्चर्स के अंदर आपको बताई गई वही हैं। आपने जिन क्वेश्चंस को याद करना है वो याद करना है। स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक क्या है, कितने तरह का है, एंटीबायोटिक के एग्जाम्पल याद रखने हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या है, एंटीहिस्टामीन और एंटासिड एक दूसरे के फंक्शन को इंटरफेयर क्यों नहीं करते, एंटीहिस्टामीन कैसे काम करता है, एंटासिड्स के एग्जाम्पल याद करने हैं, BHA BHT का स्ट्रक्चर ढूंढना, स्ट्रक्चर याद करना, वाइन और बियर के अंदर कौन सा एंटासिड का इस्तेमाल किया, एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको यहाँ याद करना चाहिए। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट के अंदर एस्पार्टेम का क्यों नहीं यूज करते, सुक्रालोज क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये याद करना है। और डिटर्जेंट्स के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ डिटर्जेंट्स यानी कितने तरह के हैं ये आपको लर्न करना है। इस तरह से ये आपका चैप्टर एग्जाम्स के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहें, अच्छे से तैयारी हो ही जाएगी।